हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुपद, ठीक है, जिसे हम लोग पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ये आपके 10th क्लास में भी है। 10th के मैथ्स क्लास में अगर आप लोग देखेंगे तो आपका पहला यूनिट जो है वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये आपके 9th क्लास में भी है और पीपीटी के सिलेबस में भी पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 9th क्लास को रिवाइज करते हुए आपको 10th पे लेके आऊंगा, ठीक है। 9th क्लास वालों के लिए एक अलग वीडियो बनेगा पॉलिनोमियल्स का, उसमें 9th क्लास के क्वेश्चंस रहेंगे और 10th क्लास के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो है और पॉलिटेक्निक के एग्जाम के लिए भी आप लोग इस वीडियो को प्रिफर करेंगे, ठीक है। लेकिन 9th का मैं आप लोगों को कुछ रिवाइज कराते जाऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को 10th का सिलेबस आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्या होता है कैसा है, ठीक है। तो देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है। तो इसके नाम से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअल में है क्या। हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद, ठीक है। तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल को समझे कि इसका मीनिंग क्या है, तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। पॉली का क्या मतलब होता है, बहुत सारे, ठीक है। और नॉमियल का मतलब होता है टर्म, ठीक है। नॉमियल को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म बोलेंगे या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग पद, ठीक है। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली और नॉमियल, ठीक है। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और नॉमियल का मतलब होता है पद, ठीक है। तो बहुत सारे अगर पद मिल जाते हैं तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। अब अलजेब्रा में हम लोग ये देखेंगे कि पद या टर्म हम लोग किसको बोलेंगे और किस चीज को पद या टर्म नहीं बोलेंगे, ठीक है। टर्म कब बोलेंगे और टर्म कब नहीं बोलेंगे, इस चीज को समझते हैं। अब देखते हैं कि टर्म एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले तो टर्म, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, टर्म या फिर पद हमेशा दो पार्ट से मिलके बना होता है। एक उसका पार्ट होता है कांस्टेंट पार्ट और एक होता है वेरिएबल, ठीक है। तो एक कांस्टेंट पार्ट होता है और एक पार्ट होता है वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट पार्ट का मतलब होता है जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, अचर। हिंदी में अगर बोलेंगे तो अचर, और अगर वेरिएबल को बोलेंगे तो ये क्या होगा, चर राशि, ठीक है। तो कांस्टेंट एक टर्म होगा, सॉरी कांस्टेंट एक पार्ट होगा और वेरिएबल एक पार्ट होगा। इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पद, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं टर्म बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी एक कांस्टेंट कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, इसके लिए भी कुछ नियम है कि कांस्टेंट हम लोग कौन कौन से ले सकते हैं और वेरिएबल हम लोग कौन कौन से ले सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, एक वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। कांस्टेंट क्या होगा, हमेशा एक रियल नंबर होगा। कांस्टेंट लेने का नियम यही है कि वो हमेशा एक रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। रियल नंबर कहने का मतलब है मैं यहाँ पर रियल नंबर की जगह पे 1 भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ रियल नंबर की जगह -1 भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ रियल नंबर की जगह 2/3 भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ रियल नंबर की जगह क्या ले सकता हूँ, √2 भी ले सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी नंबर अगर मैं लेता हूं वो सभी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर कांस्टेंट टर्म में रियल नंबर लेना है मतलब मैं कुछ भी नंबर ले सकता हूं जो क्या हो, रियल हो, ठीक है। रियल नंबर अगर है तो उसको हम लोग कांस्टेंट में ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं 1 भी ले सकता हूं, मैं -1 भी ले सकता हूं, मैं 2/3 भी ले सकता हूं, मैं √2 भी ले सकता हूं, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया कि कांस्टेंट में हमको क्या चीजें लेनी है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है कि हर समय जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है कभी भी। जैसे अगर हम लोग x का वैल्यू x ले लेते हैं, इस x का वैल्यू चेंज हो सकता है। अगर हम लोग देखेंगे तो एक क्वेश्चन में x का वैल्यू कुछ और रहेगा और उसके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में x का वैल्यू कुछ और हो सकता है। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मतलब ऐसी राशि जिसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी
शर्तें नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, जो हमारा मन है वो ले सकते हैं, लेकिन इसके पावर में नियम है। पावर में मतलब इसके घात में कोई एक पावर होगा, इस पावर को लेने के नियम है, ठीक है। इस पावर को हम लोग ऐसे ही नहीं ले सकते कुछ भी चीज, ठीक है। इसके लिए नियम ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक नंबर स्केल बनाऊं, यहाँ 0 आएगा, यहाँ -1, -2, -3 और ये जाएगा माइनस इंफिनाइट तक, मतलब इंफिनाइट तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये इस तरफ जाएगा इंफिनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल लेने का कोई भी नियम नहीं है, लेकिन वेरिएबल का पावर कैसा हो उसके लिए नियम है, ठीक है। तो वेरिएबल का पावर कैसा होना चाहिए, हमेशा याद रखना, वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब है जो नेगेटिव नहीं होगा ना, जो नेगेटिव नहीं होगा इसको नहीं लेना है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट को हमको नहीं लेना है, तो नेगेटिव पार्ट को हम लोग नहीं लेंगे तो बचा कौन सा? हमारे पास बचा 0 और पूरे जितने भी पॉजिटिव पार्ट है वो बचे। मतलब हम लोग 0 से लेके पॉजिटिव जो भी नंबर है उसको ले सकते हैं पावर में। किसके पावर में? वेरिएबल के पावर में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्म। और जब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा टर्म कहलाता है, या हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? पद बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 into x to the power 2। अगर मैं पूछूं क्या ये टर्म है, क्या हम लोग इसको टर्म से डिफाइन कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल इसको टर्म से डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 है वो एक रियल नंबर है, x एक वेरिएबल है, और x के पावर में हम लोग ने देखा कि पावर में 2 है, वो क्या है? नॉन नेगेटिव एक इंटीजर है, और 2, ठीक है। तो ये 2x to the power 2 जो है एक टर्म है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 4x to the power 41 क्या एक टर्म है? तो हाँ, 4x to the power 41, 4 into x to the power 41 जो है वो क्या है? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? एक टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। 3, अगर मैं यहाँ पर लूं -3 to the power 3 into x to the power 2, -3 into x to the power 2 अगर मैं बोलूं तो क्या होगा? ये क्या इसको हम लोग टर्म नहीं बोलेंगे? बिल्कुल इसको टर्म हम लोग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये -3 आया है, और -3 क्या है? एक रियल नंबर है, इसीलिए हम लोग इसको टर्म से डिफाइन कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, √2x to the power 3 क्या ये एक टर्म है? तो हाँ, बिल्कुल ये एक टर्म है, क्योंकि √2 जो है वो क्या है? हमारा एक रियल नंबर है, इसीलिए हम लोग इसको टर्म डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं, अगर मैं यहाँ 2 into x to the power -3 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? 2 into x to the power -3। अगर 2 into x to the power -3 लिखता हूँ तो क्या एक टर्म है? तो नहीं, ये एक टर्म नहीं है, क्योंकि मैंने रूल्स क्या बताया है कि वेरिएबल हम लोग कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के पावर को हमेशा हमको क्या लेना पड़ेगा? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसका पावर क्या है? नेगेटिव है, इसीलिए ये एक टर्म नहीं होगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, अगर यहाँ x to the power 2x to the power √2 अगर मैं लिखता हूं तो क्या एक टर्म होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक टर्म नहीं होगा, क्योंकि हमको इंटीजर लेना है, ठीक है। तो 2 into x to the power √2 जो होगा वो एक टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो टर्म को आप पहले पहचानो, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स पर हम लोग आएंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं लेता हूं यहाँ पर 2 into x to the power 5, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 4/5 into x to the power 5 क्या एक टर्म है? तो हाँ, बिल्कुल एक टर्म है। 4/5 एक रियल नंबर है, एक वेरिएबल ले लिए x, दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और उसके पावर में एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या होगा? हम लोग इसको टर्म डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं 7, ठीक है। क्या इसको हम लोग टर्म बोल सकते हैं?
तो जैसा कि मैंने अभी बताया हो उस हिसाब से तो ये टर्म बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ये टर्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया है, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल होगा, फिर उस वेरिएबल का कुछ ना कुछ पावर होगा, मैंने ये बताया है। लेकिन यहाँ पर आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए आप क्या कहेंगे कि ये एक टर्म नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक टर्म है। कैसे? तो अगर मैं इसको लिखूं 7 into x to the power 0, 7 into x to the power 0, या फिर इसी को लिख सकता हूं 7x0, तो क्या एक टर्म है? तो अब आप देख के बोल सकते हैं कि हाँ एक टर्म है, क्योंकि मैंने x to the power, x के पावर में क्या रूल बताया है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और 0 क्या है? एक नेचुरल इंटीजर है जो कि नॉन नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक टर्म होगा 7। अगर एक सिंपल से 7 लिखता हूं मैं, 7 नंबर बस लिख देता हूं, तो वो भी क्या होगा? एक टर्म होगा, क्योंकि हम लोग उसको 7 into x to the power 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। x to the power 0 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? टर्म बोल सकते हैं। इस तरीके के टर्म के लिए हम लोगों के पास एक स्पेशल नाम है। अगर मैं 7 को बोलूं तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अगर मैं 7 लिख देता हूं तो ये भी एक टर्म है जिसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। 9th क्लास को मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देके खत्म करूंगा कि एक्चुअल में टर्म क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, तो टर्म का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। जब बहुत सारे टर्म मिल जाते हैं, ठीक है, जब क्या होंगे? बहुत सारे टर्म मिल जाएंगे तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक टर्म होगा। हाँ सॉरी, एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, सभी टर्म मिलकर क्या बना दिए? ठीक है, एक पॉलिनोमियल बना दिए। मतलब बहुत सारे टर्म को अगर मिला देते हैं तो वो सभी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, -3x क्यूब प्लस 2y। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो क्या एक टर्म है? हाँ बिल्कुल, ये एक टर्म है। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म होना चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकता है, x और y के फॉर्म में हो सकता है, x y z के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। एक और चीज देखते हैं, क्या एक ही टर्म में बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ 3x स्क्वायर इंटू वाई लिखता हूँ, क्या एक टर्म है? तो हाँ बिल्कुल ये एक टर्म है। एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। ऐसा हम लोग एक ऐसा ऐड कर देते हैं, प्लस और एक चीज लिख देते हैं 4xy। ठीक है, या xy स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये सभी टर्म के डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। और अगर एक साथ सभी टर्म को लिख देते हैं प्लस और माइनस के साइन के साथ, तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में बहुपद क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो 9th क्लास में आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल्स को पहचानो, बहुपद को पहचानो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों का है गुणांक, कोफिशिएंट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कोफिशिएंट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल लिख लेता हूं 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, एक पॉलिनोमियल लिख लिया मैंने। ठीक है, अगर मैं इसमें पूछूं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, कोफिशिएंट, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? गुणांक कहेंगे। तो अगर मैं पूछता हूं आप लोगों से कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर क्या होगा? जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा विद साइन, जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा विद साइन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, इनटू यहां पर क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म साइन के साथ उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, किसी भी
वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट पूछते हैं तो साइन के साथ, ठीक है, साइन के साथ इसलिए बोल रहा हूं, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं 4x² माइनस 3x प्लस 2, यहां पर अगर मैं पूछूं कि x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको आप लोग 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 3 नहीं लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट हम लोगों को साइन के साथ लिखना है, आप लोग लिखेंगे इसको -3, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कोफिशिएंट बोलेंगे, मतलब साइन के साथ किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा हम लोग जाएंगे नहीं, अगर आप लोगों को इसको डिटेल में पढ़ना है पॉलिनोमियल्स को, तो आप लोग 9th के क्लास के वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को पॉलिनोमियल्स को पहचानने के तरीके और डिटेल में बताएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। अभी सिर्फ 9th का एक ओवरव्यू इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमको 10th में पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को जब तक जानेंगे नहीं है हम लोग उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से कोफिशिएंट समझ में आ गया। एक और चीज आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो पावर होगा वो मैक्सिमम पावर क्या होता है, डिग्री बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक ले लेते हैं 2x² प्लस 4 2x ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है। इसमें अगर मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो इसमें देखो x का जो मैक्सिमम पावर है, किसी भी टर्म का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो देखते हैं इस टर्म का मैक्सिमम पावर क्या है, इस टर्म का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर मान के चलते हैं 6 टू द पावर 6 into x टू द पावर 31 प्लस 4x प्लस 24y, अगर ऐसा एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो किसी भी टर्म का जो मैक्सिमम पावर है, किसी भी टर्म का मैक्सिमम पावर कितना है, तो इस टर्म का 31 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी y के पावर में 1 है, तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। चलो इससे एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं 7x² प्लस 6xy। अब अगर किसी टर्म में दो वेरिएबल आते हैं, एक के पावर में 2 है और एक के पावर में 1 है, तो सर कौन सा पावर लेना है, तो हमेशा याद रखना अगर दो वेरिएबल किसी भी टर्म में आ जाते हैं तो उन दोनों के पावर को, ठीक है, उन दोनों के पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसका पावर कितना है, 2 है, इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 प्लस अगर 1 कर देते हैं तो कितना आ गया, 3 आ गया, तो इस टर्म का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 हो जाएगा और हमारा जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री होता है वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थी 9th की कहानी। अब हम लोग 10th में आते हैं कि एक्चुअल में 10th में करना क्या है, ठीक है। 10th में हम लोगों को सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो डिवीजन का क्वेश्चन आता है, तो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले तो मैं एडिशन बता देता हूँ, जैसे 5x² प्लस 6x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है और 4x² प्लस 2x प्लस 2 अगर ये एक पॉलिनोमियल है, इन दोनों को अगर हम लोग को ऐड करना है तो हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग सेम डिग्री वाले को सेम पावर वाले को सेम पावर वाले के साथ ऐड करेंगे, जैसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो x² के साथ x² क्या होगा, ऐड होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x² प्लस 6x प्लस 2x ऐड होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8x और 1 और 2 ऐड होके कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से एडिशन का परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग एडिशन के लिए सेम पावर वाले लोग को एक साथ ऐड करेंगे, जैसे x² सेम पावर है तो 5 प्लस 4 उसके कोएफिशिएंट को ऐड करके हम लोग यहाँ पर लिख दिए 9x², x और x वाले को ऐड कर दिए तो इसके जो कांस्टेंट टर्म है x 6 और 2 को ऐड करके लिख दिए 8x प्लस 1 और 2 को अलग से ऐड कर दिया और वहां पर लिख दिया 3। तो इस तरीके से हम लोगों को एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे आप लोग कि अगर मैं इक्वल्स टू 0 लगा देता हूँ, जैसे कोई भी यहाँ पर मैं लिख दिया 3x²
प्लस 1 इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर जीरो लगा दूंगा, इक्वल्स टू अगर जीरो लगा देता हूँ तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, वो इक्वेशन आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? समीकरण की श्रेणी में आ जाएगा, इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इक्वल्स टू जीरो के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग वर्ग समीकरण जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 बस अगर लिखा हुआ है तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, और इक्वल्स टू अगर जीरो लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 10th में एक चीज और ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक चर वाले पॉलिनोमियल्स को ही पढ़ना है, मतलब एक ही वेरिएबल होगा उसमें। ठीक है, 2xy स्क्वायर प्लस 4xy ऐसा टर्म नहीं आएगा आपके 10th के सिलेबस में, इस तरीके का टर्म नहीं आएगा। एक ही आपका वेरिएबल होगा 4x स्क्वायर प्लस 2x, मतलब पूरे के पूरे टर्म में अगर x से स्टार्ट किया है तो उस पूरे टर्म में x ही होगा। अगर उस पूरे टर्म में एक वेरिएबल अगर y स्क्वायर है तो उस पूरे टर्म में y ही यूज होगा। इस तरीके के वेरिएबल्स को हम लोगों को 10th में कवर करना है। ठीक है, तो 10th क्लास में आप लोगों को जो पहला टॉपिक है कि हमको क्या करना है, एक डिवीजन का फॉर्मूला, डिवीजन का क्वेश्चन मिलेगा आपको, और वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है आपके 3 मार्क्स में। ठीक है, तो हम लोग को डिवीजन का हम लोग ठीक है, जैसा हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या। ठीक है, बहुपद क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुपद क्या है? पदों का समूह है। ठीक है, जहां बहुत सारे अगर पद है उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 10वीं क्लास में। ठीक है, 10th की क्लास में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, अगर आप पहला चैप्टर जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, जैसा कि मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अगर आप लोग अपना एक्सरसाइज ओपन करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, अब इनको कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक्चुअल में बहुपद क्या है। ठीक है, बहुपद क्या है जिसको हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं? डिवाइड करने जा रहे हैं, एक दूसरे से क्या करने जा रहे हैं? डिवाइड करने जा रहे हैं। तो आप लोग सोचेंगे बहुपद को डिवाइड कैसे करेंगे? तो जैसा आप सिंपल एक नंबर को डिवाइड करते हैं वैसे ही आप लोगों को बहुपद को भी क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग क्या करेंगे? बहुपद को डिवाइड करेंगे। तो मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं डायरेक्ट आप लोगों को, फिर जैसे एक नंबर लेके दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने ले लिया 25। क्या ले लिया मैंने? 25 ले लिया, और मैंने कहा 25 को किससे डिवाइड करो? 25 को डिवाइड करो भैया 4 से। किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, करके देखते हैं कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? 24 डिवाइडेड, अगर इसको माइनस करेंगे, माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 0 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 1। तो यहाँ पर जो चीज़ बीच में आया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य बोलेंगे। यहाँ पर जो 6 आया उसको बोलेंगे यहाँ भागफल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? भागफल बोलेंगे। यहाँ पर जो 1 बच गया लास्ट में उसको हम लोग बोलेंगे शेषफल, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे भाजक। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 25 को अगर हम लोग क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। 25 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 4 छक्का 24 आ जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। तो याद रखिएगा इन सभी टर्म्स को। ये होता है भाज्य, जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जिसको भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। यहाँ पर जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और जो लास्ट में बच जाता है, जैसे 25 में से 24 को घटाए तो 1 बच गया, तो क्या आया? शेषफल आया। क्लियर है? अब देखते हैं हमारे पास 6 कैसे आया। हमारे पास 6 कैसे आया? तो अगर मैं 4 में 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 4 आएगा ना। 4 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। वैसे ही मल्टीप्लाई करते जाओ तो कितना आएगा? 12। 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20।
4 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और अब लास्ट एक और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को 7 से करेंगे तो 28 आ जाएगा। हम लोगों को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है 4 का जिससे ये जो आए वो कितना हो जाए, 25 से कम आए। तो देखो 25 इज करेक्ट, 25 के सबसे पास है और 25 से कम है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, ये 6 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 आएगा। क्लियर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब छोटे बच्चों की तरह क्या बता रहा हूँ, तो इसका बहुत ही गहरा रिलेशन है बहुपद के साथ। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में आप लोगों को बहुपद को डिवाइड करते टाइम करना क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, जो मेरे पास भाजक है उसमें अगर मैं एक एक करके मल्टीप्लाई करके देखते जाऊंगा तो मेरे पास 24 आया। क्लियर है। मतलब मुझे यहाँ पर भागफल कैसे मिला, तो अगर मैं भाजक के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा। मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, भाजक के साथ करना है, किसका करना है वो हमको चेक करना पड़ेगा इस तरीके से। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को एक्चुअल में करना क्या है। कोई भी एक नंबर उठा लिए, उसको मल्टीप्लाई करके देख लिए, मैंने बता दिया कि जिसको भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाएगा, जो आंसर आएगा उसको भागफल बोलेंगे, और जो बच गया लास्ट में उसको क्या बोलेंगे, हम लोग शेषफल बोलेंगे। क्लियर है। और भागफल कैसे निकाल रहे हैं, तो भाजक से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं ना। किससे मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, भाजक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो भाजक से हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे, भागफल निकालेंगे। अब हम लोग इसको बहुपद में देखते हैं कि कैसे भाजक के साथ गुणा करके मल्टीप्लाई करके भागफल निकालेंगे। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक नंबर से लेके मैंने इसको शुरू किया। क्यों शुरू किया, क्योंकि नंबर वाला आपको डिवीज़न पता है ना, नंबर वाला भाग करना आपको पता है ना, इसीलिए मैंने पहले ये बता दिया कि हमको कुछ अलग नहीं करना है बहुपद में, हमको जैसे डिवाइड करते आ रहे थे वैसा ही तो डिवाइड करना है। बस अब हमको बहुपद का डिवाइड करना है। बहुपद का क्यों करना है, क्योंकि ये 10वीं के सिलेबस में है ना, तो बहुपद का डिवाइड करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ सीजी बोर्ड के एग्ज़ाम पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, और पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2020 जो अभी अभी आपका पेपर हुआ है उसी से ही क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 के सेट ए में बहुपद से क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको पूरे 3 मार्क्स दिला के जाएगा ये क्वेश्चन, और बहुत ही इजी है। मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, आपको बहुत इजी लगेगा। और सीजी बोर्ड के सेट 2020 वाले सेट बी पे भी क्वेश्चन आया है और सेट सी पर भी क्वेश्चन आया है। अब हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ वो आपका बुक का क्वेश्चन है। आप लोग बुक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा, दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2x² + 5x - 3 डिवाइडेड बाई x - 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से यहाँ लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है 2x² + 5x - 3, और इसको डिवाइड करना है, हमको डिवाइड करना है x - 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखो एक तो सिंपल तरीका है, आप लोग जैसा सिंबल डिवाइड का सिंबल करते थे ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को ऐसा अच्छा नहीं लगता है, बहुपद है, थोड़ा सा नया तरीका देखते हैं, तो हम लोग यहाँ एक लाइन खींच देते हैं और अलग अलग इसको डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग डिवीज़न में क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि ऐसा आपके पुस्तक में दिया हुआ है, तो शायद आप लोगों को अच्छा लगे ये, है ना। तो भाज्य को कहाँ रखना है, भाज्य यहाँ कौन सा है, ये है। भाजक कौन सा है, ये है। ठीक है, तो भाज्य को हमेशा बीच में रखते हैं ना, तो यहाँ मैं बीच में रख देता हूँ 2x² + 5x - 3। क्लियर है। भाजक को कहाँ रखता हूँ मैं, यहाँ रख देता हूँ x - 2।
क्लियर है, रख दिया। अब क्या करना है सर इसके बाद, तो जैसे हम लोग 24 को डिवाइड किए थे, कहाँ किससे डिवाइड किए थे 24 को, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। 24 को 4 से डिवाइड किया था, तो सॉरी 25 को 4 से डिवाइड किया था, तो क्या किए थे हम लोग, एक एक करके मल्टीप्लाई करके देखे थे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को 25 लेके आना था ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल था क्या, उसमें नहीं था ना। 4 के टेबल में 25 आता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या किए, हम लोग उसके पास जाने की कोशिश किए 25 के, लेकिन एक्चुअल में हमको क्या लेके आना था, 25 ही लेके आना था, लेकिन 25 आता नहीं है टेबल में 4 के, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, उसके पास जाने की कोशिश किए। तो सबसे पहला मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टर्म को मैं यहाँ उठा लेता हूँ, ठीक है। 2x² को क्या किया मैंने, उठा लिया, 2x² को उठा लिया, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, x है, ठीक है। अगर ब्रैकेट हटा देता हूँ तो यहाँ पहला टर्म क्या है आपके पास, x है। तो मैं क्या करूँगा, इस x की सहायता से 2x² के पास जाने की कोशिश करूँगा ना, या 2x² पर जाने की कोशिश करूँगा ना। एक्चुअल में मेरी कोशिश यहाँ थी कि मैं 25 के पास जाऊँ, लेकिन 4 का टेबल 25 नहीं होता है, कभी भी 4 के टेबल में 25 नहीं आता है, इसीलिए मैं 25 के पास जाने की कोशिश किया ना। क्या किया, 25 के पास जाने की कोशिश किया। तो अगर मैं x से 2x² पे जाने की कोशिश करूंगा ना, अगर नहीं जा पाया तो उसके पास जाने की कोशिश करूंगा ना। तो यहाँ से दिख रहा होगा मैं जा सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ, तो मुझे एक एक करके मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर मैंने 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ किया, फिर 2 के साथ किया, फिर 3 के साथ किया, फिर 4 के साथ किया, फिर 5 के साथ किया, फिर जब 6 के साथ किया तब मुझे पता चला ना। तो यहाँ पर भी मुझे करके देखना पड़ेगा ना। तो मेरे पास क्या है, x है, ये जो रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क क्या करेंगे आप लोग, एग्जाम में नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोगों से इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर जगह और कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये आप लोगों से इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, रफ वर्क का यूज़ नहीं करेंगे आप लोग। मैं ऐसा आप लोगों को टेक्निक बताऊंगा, ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप लोगों को ये जो रफ वर्क मैं कर रहा हूँ ना, वो आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आप लोगों को समझ में आए, आप तक पहुँचे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x ले लिया। अब इस x में मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा और मुझे किस में लेके आना है, 2x² बनाना है ना। तो सबसे पहले तो अगर x में मैं x का मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, x का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये x² में बदल जाएगा ना। आया समझ में, x में अगर मैं x का ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किस में बदल जाएगा, वो x² में बदल जाएगा। लेकिन मुझे x² चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, मुझे तो 2x² चाहिए। तो मैं 2 का और मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो ये 2x² में चेंज हो जाएगा ना। तो देखो x में मैं किसका मल्टीप्लाई किया हूँ, 2x का मल्टीप्लाई किया हूँ ना, तब जाके वो 2x² हुआ है ना। यही चीज़ें आप लोगों को समझनी है। x में किसका मल्टीप्लाई किया हूँ, 2x का, तब जाके वो 2x² में चेंज हुआ है, ठीक है। तो 2x का जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, 2x। क्लियर है। अब देखो इस x का मल्टीप्लिकेशन 2x से किए तो कितना आया, 2x², उसको यहाँ लिख दो, 2x² आया भैया हमारा, आपका भी 2x² आया, मेरा भी 2x² आया, ठीक है। अब इस 2x का मल्टीप्लिकेशन आप लोग ध्यान देंगे, इस 2x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ तो किए हैं, इस 2x का मल्टीप्लिकेशन मुझे 2 के साथ भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो 2 क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा ना। आसपास ही खड़े हैं दोनों, और तुम अगर 2x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करोगे और 2 के साथ नहीं करोगे तो 2 को बुरा लग जाएगा ना। एक्चुअल में ये 2 नहीं है, ये -2 है, 2 के साथ क्या है, माइनस लगा हुआ है। इस चीज़ को भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 2x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ किया, अरे भाई तुम x और 2 एक साथ खड़े हैं, x को चॉकलेट दे दोगे, 2 को नहीं दोगे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 2x का मल्टीप्लिकेशन अगर x के साथ किए हैं तो 2 के साथ भी करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 2 को बुरा लग सकता है, ठीक है। तो 2x का मल्टीप्लिकेशन अब 2 के साथ भी करेंगे, तो करके देखते हैं अभी। 2x का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं 2 के साथ करूँगा तो कितना आ जाएगा,
4x आ जाएगा ना, लेकिन मैं 2 के साथ कर रहा हूँ क्या? नहीं ना, मैं यहाँ पर -2 के साथ कर रहा हूँ ना। ये गलती आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, मैं गलती करके बता रहा हूँ जिससे आप लोग नहीं करेंगे। 2x का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ कर रहा हूँ, -4x आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और भी याद रखेंगे, यहाँ पर पहले -4x लिख लेता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखना है और x को x के नीचे ही लिखना है, और जिसमें x नहीं है उसको उसी के नीचे लिखना है। जिसका जितना डिग्री रहेगा उसको उसी के पास लिखना है। क्लियर है आपको? अब क्या करना है? माइनस करना है ना। यहाँ पर डिवाइड करते थे तो यहाँ पर 24 लिख दिए, यहाँ पर 24 लिख दिए, फिर इन दोनों को माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। 25 माइनस 24 किए तो 1 आ गया ना, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे। तो हमेशा याद रखना, माइनस करते टाइम आपको साइन जो है वो चेंज कर देना है। यहाँ पर कौन सा साइन है? प्लस साइन है, तो ये माइनस हो जाएगा ना। यहाँ पर माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा ना। दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे से माइनस करेंगे ना, ठीक है। मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ कि सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो सही आ रहा है। अब यहाँ पर अब इसको माइनस करेंगे तो देखो ये -2x² प्लस 2x², दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे ना। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 0 बचेगा ना, ठीक है। और यहाँ +5x है, यहाँ पर -4x था, लेकिन साइन चेंज होने के बाद ये क्या हो गया? +4x हो गया ना। तो यहाँ +4x प्लस 5x दोनों ऐड हो जाएंगे, +9x हो जाएंगे ना। क्लियर है? यहाँ सबको समझ में आया? साइन चेंज हो गया है भैया, साइन चेंज हो गया है, माइनस से प्लस हो गया है। क्यों साइन चेंज हो गया है? क्योंकि इसको घटा रहे हैं ना, इसको इससे घटा रहे हैं, तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ करके दिखा रहा हूँ। किसको माइनस कर रहे हैं? 2x² प्लस 5x को माइनस कर रहे हैं 2x² माइनस 4x के साथ माइनस कर रहे हैं ना। पहले ओरिजिनल सिंबल लिख लिया, तो ये 2x² प्लस 5x, यहाँ पर माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो -2x² प्लस 4x हो जाएगा ना। तो 2x² किस में चेंज हो गया? माइनस में चेंज हो गया। 4x किस में चेंज हो गया? प्लस में हो गया। यही चीज़ तो बता रहा था भैया आप लोगों को कि यहाँ पर माइनस कर रहे हैं मतलब सिंबल चेंज कर दो। क्यों सिंबल चेंज कर रहे हैं? क्योंकि ब्रैकेट में लगा के जब हम लोग माइनस साइन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन बदल जाएगा ना भैया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये +9x हो गया। अब क्या करेंगे? हमारे पास 3 भी तो है ना, x² वाले के साथ कर लिए, x वाले के साथ कर लेंगे, 3 वाले के साथ नहीं करेंगे तो 3 वाला क्या करेगा? नाराज हो जाएगा ना। 3 को चॉकलेट नहीं मिला तो उसको भी चॉकलेट देते हैं, तो इसको क्या करते हैं? नीचे लिख लेते हैं, 9x - 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9x - 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? फिर से वही प्रोसेस, x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आ जाए। फर्स्ट टर्म क्या है? 9x है। तो यहाँ पर x को 9x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x को 9x बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एकदम इजी है ना। x को 9x बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। और कौन से 9 से? +9 से। तो यहाँ +9 लिखना पड़ेगा ना। क्या लिखना पड़ेगा? +9 लिखना पड़ेगा। अब इस +9 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ किए, क्या आ गया? 9x आ गया ना। लेकिन 2 के साथ भी करना पड़ेगा, और 2 कैसा है? -2 है। तो क्यों? क्योंकि नाराज हो जाएगा ना। तो -2 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख देते हैं -18। फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। बहुत इजी, जो प्रोसेस यहाँ किए थे वही यहाँ करना है। ये +9x है, -9x हो जाएगा। ये -18 है, +18 हो जाएगा। सिंबल चेंज हो जाएगा। बार बार चीज़ें नहीं बताऊंगा, आप लोग पूछेंगे तो ज़रूर बताऊंगा। अगर आप लोग पूछेंगे 10 बार पूछेंगे, मैं 10 बार आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मैं यहाँ बता चुका हूँ ये सिंबल क्यों चेंज होता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि सिंबल क्यों चेंज होता है। आप लोग करके भी देख सकते हैं, और आप लोगों याद रखेंगे तो भी ज़्यादा सही है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आप लोग बताएंगे, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो +9x है,
-9 से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा? 0 बचेगा। हमेशा याद रखना ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट टर्म 0 होते जाएगा, फर्स्ट टाइम 0 होते जाएगा, तो यहाँ पर ये डिवाइड होते जा रहा है, ये समझ में आते जाएगा। फर्स्ट टर्म हमको कैसे भी करके 0 करना है। 0 कब होगा? जब हम लोग इस x को 2x² में चेंज करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो सेम को सेम चीज़ से 5 - 5 करेंगे तभी तो 0 आएगा ना। 5 - 5 करेंगे तभी तो 0 आएगा ना। x - x करेंगे तभी तो 0 आएगा ना। मतलब इसको हमको सेम चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 आ गया। अब ये +18 है, -3 है, मतलब +18 और -3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? +15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? +15। तो देखो एक कांस्टेंट टर्म आ गया आपके पास। क्या आ गया? एक कांस्टेंट टर्म आ गया। हमारे पास क्या है? x है। तो जैसे ही कांस्टेंट टर्म आएगा आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इसको यहीं पर क्लोज कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यही है आपका आंसर। तो मैंने क्या बताया था? ये क्या है? भाज्य है। ये क्या है? भाजक है। ये आपका जो आया है भागफल आया है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछता है आप लोगों का कि भागफल क्या होगा, तो आप लोग भागफल क्या लिखेंगे? 2x + 9। और ये क्या है बताओ बच्चों? ये है आपका शेषफल। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि शेषफल क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे कि हमारा जो शेषफल है वो +15 होगा। क्लियर है सबको? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को ईजिली समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। मैंने कहीं से और क्वेश्चन नहीं लिया है, मैंने बुक का ही क्वेश्चन उठाया और आप लोगों को सॉल्व करके बताया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। आप लोग बहुत इजी तरीके से इसको सीखेंगे और बोर्ड में अच्छे नंबर्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। क्यों अच्छे नंबर्स आएंगे? क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा पहले कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, बुक का क्वेश्चन उठाऊंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हाँ बुक का क्वेश्चन ही हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे आप लोग को ये भी पता चलेगा कि बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, टीचर्स कुछ और पढ़ा रहे हैं, स्कूल में कोई को और क्वेश्चन आया और बोर्ड एग्ज़ाम में कोई और क्वेश्चन आया, ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहूँगा और क्वेश्चंस उठाऊंगा आपके बुक से, तो आपका स्कूल का कोर्स कंप्लीट होते रहेगा और बोर्ड भी क्वेश्चंस जो उठाएगा आपके बुक से उठाएगा। और बोर्ड के क्वेश्चंस तो मैं करा ही रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ाऊंगा और एग्ज़ाम में कुछ और आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो पढ़ाऊंगा वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही पढ़ाऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत ईजी से समझ में आए, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, 5x - 11 - 12x² + 2x³ और इसको डिवाइड करना है x - 5, ठीक है। क्या करना है? x - 5 से डिवाइड करना है और बताना है कि क्या भागफल आया है और क्या शेषफल आया है, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं यहाँ, ठीक है। कॉलम बना लेंगे हम लोग और सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करने से पहले आप लोग को ये चीज़ दिख रहा होगा कि कुछ अनकंफर्टेबल पोजीशंस में है हमारे टर्म्स जो हैं, तो हमेशा याद रखना अगर इस तरीके का दिया होगा तो आप लोग क्या करेंगे? इसको पहले चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे जिसका पावर ज़्यादा होगा, पावर मतलब जिसकी घात ज़्यादा होगी, उस टर्म को पहले लिखेंगे। तो देखो इसके पास 1 है, इसके पास 0 है, इसके पास पावर में क्या है 2 है, इसके पास पावर में 3 है, मतलब घात 3 है, घात 2 है। तो घात 3 सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं? +2 है तो 2x³, ठीक है। 2x³ प्लस, अब उसके बाद क्यूब के बाद मतलब घात 3 के बाद घात 2 है, तो इसको -12x², उसके बाद x वाले को लिख दो
5x माइनस 11, इसको डिवाइड करना है x माइनस 5 के साथ। किसके साथ डिवाइड करना है? x माइनस 5 के साथ डिवाइड करना है। तो आप लोग को दिख रहा होगा मैंने क्या किया, मैंने जिसकी घात ज़्यादा है उसको पहले लिखा, फिर उसके बाद x स्क्वायर को लिखा, फिर उसके बाद 5x वाले को लिखा, फिर उसके बाद माइनस 11 वाले को मैंने यहाँ पर नोट किया है। ठीक है, इस तरीके से अरेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग गलत सॉल्व कर देंगे ना। तो सबसे पहला आप लोग याद रखेंगे कि इस तरीके से आप लोगों को अरेंज करना है, घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। पहले बड़ा पावर आएगा, फिर छोटा पावर आएगा, फिर उससे छोटा पावर आएगा ना। अब कॉलम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर भाज्य को लिख लेता हूँ। ठीक है, भाज्य क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11। ये मैंने भाज्य को लिख लिया, कॉलम बना लिया। कॉलम को थोड़ा सा बड़ा बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर लिख लेता हूँ x माइनस 5। ठीक है, क्या लिख लेता हूँ, x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, x माइनस 5 को लिखा है। ठीक है, तो x माइनस 5 अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो अब क्या करते हैं, प्रोसेस सेम है ना। x को किस में चेंज करना है, 2x क्यूब में चेंज करना है ना। कैसे करेंगे, रफ वर्क करके फिर से मैं दिखा रहा हूँ। x इंटू अगर मैं x स्क्वायर कर देता हूँ तो ये किस में चेंज हो जाएगा, x क्यूब में चेंज हो जाएगा ना। x को अगर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x क्यूब में चेंज हो जाएगा ना। कैसे चेंज होगा तो मैं बता दिया हूँ, अगर x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n होगा, दोनों का अगर आधार बराबर है, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे लिख देता हूँ, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n करते हैं। अगर दोनों का आधार बराबर है, मतलब दोनों क्या है, x और x है, तो दोनों के घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना, m प्लस। तो अगर मैं x की घात 3 गुणा x की घात 2 लिखता हूँ तो x की घात क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा ना। सेम चीज़ यहाँ मैंने किया है, x को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हूँ, इसके घात में 1 है, इसके घात में 2 है, तो 2 + 1 होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन हमको x के घात 3 चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, 2x क्यूब चाहिए। तो यहाँ मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2x क्यूब मिल जाएगा ना। आई बात समझ में। x में अगर मैं, यहाँ x दिख रहा होगा आप लोगों को, x में अगर मैं 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x क्यूब हो जाएगा ना। तो किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं x के साथ कर रहा हूँ तो इसका मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ भी करना पड़ेगा ना। 5 के साथ क्यों करेंगे, अरे भाई -5 के साथ करेंगे ना। -5 क्या हो जाएगा, बुरा मान जाएगा ना। तो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन पहले x के साथ किया तो क्या आया, 2x क्यूब आया। अब 2x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करूँगा, -5 के साथ करूँगा ना। 2x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन में -5 के साथ करूँगा, -5 × 2 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना। और x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा, -10 स्क्वायर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, -10x स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको माइनस करना है तो यहाँ कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। साइन चेंज कर देना है, जैसा मैंने बताया था। क्यों चेंज होता था मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो 2x क्यूब प्लस में है, 2x क्यूब माइनस में है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, 0 बचेगा ना। क्या बचेगा, 0 बच जाएगा ना। अब यहाँ पर -12x स्क्वायर है, रफ वर्क है, ये पूरा रफ वर्क है, आपको एग्जाम में नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, -12x स्क्वायर है और यहाँ पर ये प्लस हो चुका है, -10x स्क्वायर था लेकिन ये प्लस हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, +10x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा ना। और बिगर नंबर कौन सा है, 12x स्क्वायर है कि 10, तो 12 है, तो 12 के सामने कौन सा साइन लगा है, माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, -2x स्क्वायर। क्लियर। अब जैसे ही यहाँ हम लोग लिखते हैं, हम लोग ये देखते हैं
ऊपर में कोई बच तो नहीं गया, तो ऊपर में क्या बचा है, अभी 5x बचा है, इन दोनों का ऑपरेशन हो गया, इसका ऑपरेशन इसके साथ हो गया, 5x बचा है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, 5x लिख देते हैं, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, फिर उसके बाद इसको नीचे लिखते हैं, ये -11 हो जाएगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं आगे, ठीक है, क्या करेंगे, तो अब क्या चाहिए हमको, 2x² चाहिए। 2x² नहीं ना, साइन के साथ देखना है ना उसको, तो ये क्या आएगा, -2x² चाहिए, और हमारे पास क्या है, x है। तो सबसे पहले तो ये देखो x को x² कैसे बनाएंगे, तो सिंपल बताया था मैंने, x को x² कैसे बनाएंगे, तो x से मल्टीप्लाई कर दो तो x² बच जाएगा। क्लियर? 2x² चाहिए तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2x² बच जाएगा, लेकिन हमको तो 2x² नहीं चाहिए, हमको तो -2x² चाहिए, तो यहाँ पर माइनस कर दो तो ये -2x² हो जाएगा। ठीक है, जो भी चेंज करना है आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि x तो हमारे पास है, x को ही तो चेंज करना है ना, तो उसको चेंज नहीं कर देना x को। ठीक है, x के साथ दूसरा वाला चीज़ है उसको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2x, क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा ना। ठीक है, मैं वीडियो एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। ठीक है, तो -2x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ किए तो क्या आया, -2x। ये तो आंख बंद करके लिख लो, जो ऊपर है वही चीज़ यहाँ पर लिखाएगा, जो ऊपर है यहाँ पर लिखाएगा, अगर आप सही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो। ठीक है, अब इस 2x का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो 5 बुरा मान जाएगा, तो -2x का मल्टीप्लिकेशन -5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10x हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, -2x और -5 का मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, -2x का मल्टीप्लिकेशन और -5 का मल्टीप्लिकेशन 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 10x। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लस 10x लिख दिया। फिर क्या करेंगे, फिर से एक लाइन खींचेंगे, फिर से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0। पहला टर्म तो 0 बनेगा ही अगर आप सही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, अब 5x माइनस 10x क्या होगा, रफ वर्क में जितनी चीज़ें हैं उसको आप लोग भूलते जाएंगे। 5x और बिगर नंबर कौन सा है, 10 है, तो 10 के सामने जो साइन आया है वही, अरे हाँ, 10 के सामने जो साइन आया है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -5x आएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -5x। अब कौन बच गया, सिर्फ 11 बच गया है ना, तो यहाँ पर -11 लिख लेते हैं। क्लियर? फिर से सेम प्रोसेस, x को किस में चेंज करना है, जो पहला टर्म है, पहला टर्म क्या है, -5x है ना, तो -5x में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सा -5 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना, तो ये -5x बन जाएगा। किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, -5 का, तो यहाँ लिखते जाओ। ठीक है, ये रफ वर्क है, रफ वर्क मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, इतना। ठीक है, -5। अब इस -5 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ किए हैं तो क्या आया है, -5x आया है। ठीक है, और इस 5 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -5x प्लस 5x एक दूसरे के साथ माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, और यहाँ पर -11 और -25 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -36 बच जाएंगे ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 5 जो है वो क्या है, हमारा भागफल है ना, क्या है, हमारा भागफल है ना, और ये जो -36 आया है वो हमारा क्या है, शेषफल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देखें कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं बोर्ड का। ठीक है, बोर्ड में 3 क्वेश्चन है यहाँ, 3, 4 और 5, लेकिन मैं यहाँ तीनों को सॉल्व नहीं कराऊंगा। 4 और 5 आपका होमवर्क रहेगा, और 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 4 और 5 को आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे। नहीं बनेगा तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बताऊंगा ये दोनों क्वेश्चंस कैसे बने, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये दोनों क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 को मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर हम लोग बोर्ड के लिए ही तो पढ़ रहे हैं,
और बोर्ड में आया हुआ है ना क्वेश्चन, और 2020 के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ से। अगर मैं 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से डिवाइड करूँगा, भाग दूंगा, तो शेषफल शून्य होता है। ये हमको बताना है कि शेषफल शून्य आएगा, मतलब हमारे पास जो नीचे पर एक्स्ट्रा आ रहा था उसका वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सिंपल सा जैसे सॉल्व कर रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा क्वेश्चन को आपको घुमा दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसा सॉल्व कर रहे थे सेम एज इट इज़ करना है। क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लेंगे, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर आप लोग थोड़ा दूर दूर लिखना चाहते हैं तो दूर दूर भी लिख सकते हैं, दूर दूर लिखने से चीज़ें अच्छी लगेंगी। 2x² प्लस 2x माइनस 9। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप लोग, जैसा भी। अच्छी राइटिंग में लिखना है आप लोगों को, राइटिंग सुधारना है आप लोगों को। राइटिंग अगर आप लोगों का अच्छा बनेगा तो आप लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे नंबर पा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, भाज्य लिख लिया। अब यहाँ पर भाजक लिखता हूँ, x माइनस 1। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इसको रिकवर करूँगा, इसको बताऊँगा। क्यों बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होगा तो आप लोग को भी बोर लगेगा। ठीक है, तो x को 4x³ बनाना है। जल्दी से मैं यहाँ पर एक रफ वर्क कर लेता हूँ। x को क्या बनाना है, 4x³ बनाना है। तो सबसे पहले तो x की घात 3 ला के आना है, तो x की घात 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये x की घात 3 हो जाएगा। लेकिन 4 भी चाहिए, तो हम लोग यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³ आएगा। किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4x का, x² का, तो यहाँ 4x² लिख देंगे। अब यहाँ पर जो आता है उसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो x के साथ किया है, उसको लिख लेते हैं, क्या आया, 4x³ आया। जो ऊपर में लिखा है वही आएगा अगर आप सही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब। ठीक है, अब इस 4x² का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 है, तो याद रखेंगे 4x² आएगा। किसी का भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है ना, तो 4x² भी उतना ही आएगा, -4x² आएगा। ठीक है, दोनों को माइनस करते हैं, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, हमेशा की तरह क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, प्लस 7x²। 7x कैसे बचा, अरे भाई ये प्लस हो गया है ना, तो +4 + 3 + 7x²। क्लियर। अब क्या बच गया, 2x बच गया, तो इस 2x को यहाँ नोट कर लेते हैं। और क्या बच गया, 9 बच गया, -9 बच गया, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। x को क्या बनाना है, 7x² बनाना है। x का क्या बनाना है, 7x²। तो x² बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 7 भी लिखना है तो 7, तो एक इसमें चेंज हो जाएगा 7x²। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7x से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +7x है, तो +7x। इस 7x का x के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आया है, +7x²। क्लियर। अब इस 7x का 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दोनों को घटाएंगे, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बच जाएगा 0। +7x हो गया है, +2x कितना आ जाएगा, +9x। ठीक है, बचा क्या है, 9, इसको नीचे उतार लो। ठीक है, ये आ जाएगा -9। क्लियर है। अब x को 9x में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, x को 9x में चेंज करना है तो सिंपल 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 9x में चेंज हो जाएगा। कौन से, +9 से किए हैं तो +9 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, +9 यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो 9 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ किए तो 9x आ गया, -9 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ किए तो -9 आ गया। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट, 0 आ गया, पूरा 0 आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, भाजक, ये ये भागफल आया हमारा, क्या आया, भागफल आया। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना था, शेषफल कितना है हमारा, शेषफल आए 0, यही तो प्रूफ करना था ना। शेषफल हमारा कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। भाग देने पर शेषफल 0 होता है, 0 होता है, तो यही तो हमको प्रूफ करना था। हम लोगों ने शेषफल क्या ले आया, 0 ले आया। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है ना। कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है ना। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करना पड़ा क्या आप लोगों को, नहीं करना पड़ा ना। जैसा मैंने बताया था सिर्फ अगर वैसा ही करेंगे तो आपका 3 मार्क्स तो बन गया ना, है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन गया। कुछ करना था क्या, कुछ भी नहीं करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आप सिर्फ डिवाइड करना है, रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 2020 में 2 क्वेश्चंस और भी आए हैं जो सेम एज इट इज़ सॉल्व होंगे। एक में y का दे दिया हुआ है, यहाँ y भी हो सकता है x की जगह पे, तो y है तो डरने का नहीं, y को भी x की तरह लेके सॉल्व करना है, क्योंकि y भी एक वेरिएबल है और x भी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज पे जाइए, क्वेश्चंस को उठाइए, क्वेश्चंस को वहाँ ढूंढ दीजिए, क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे मेरे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस, दूसरे तरीके के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।